हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि आईवीएफ में टाइम कितना लगता है। नॉर्मली हम जो भी पेशेंट्स का आईवीएफ करते हैं तो ओवरऑल पेशेंट अगर हमारे पास फर्स्ट टाइम जब आता है तो फर्स्ट विज़िट जो होती है वो पेशेंट के टेस्ट से रिलेटेड होती है और इस चीज़ से रिलेटेड होती है कि पेशेंट का अगर हम आईवीएफ करेंगे तो उसको कंसीव होने के क्या चांसेस हैं। और फर्स्ट विज़िट में मेरा यही रहता है कि मैं पेशेंट को सारे टेस्ट करती हूँ और उनको काउंसल करती हूँ कि उनके कंसीव होने के क्या चांसेस हैं। उसके अलावा चांसेस इंक्रीज़ करने के लिए पेशेंट्स को मैं बहुत सारे मेडिसिन्स और पेशेंट्स को बहुत सारा डाइट और एक्सरसाइज एडवाइस करती हूँ। उसके बाद हम पेशेंट का जब आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, ओवरऑल क्योंकि हम सभी पेशेंट में हाईएस्ट कंसीव होने वाला टेक्नोलॉजी जिसको कि फ्रोजन ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कहा जाता है वो यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल पेशेंट को फर्स्ट मंथ में मैं सिर्फ इंजेक्शंस लगा के एग्स निकाल लेती हूँ। उनको फर्टिलाइज़ करके उनके एम्ब्रियोज बना के हम लोग रख देते हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ में हम पेशेंट का यूट्रस प्रिपेयर करते हैं और जब यूट्रस रेडी हो जाता है, उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छी हो जाती है, मोर देन 7 mm हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन वैल्यूज़ नॉर्मल रेंज में होते हैं, तब हम पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ओवरऑल आप ऐसा कह सकते हैं कि रिज़ल्ट पॉजिटिव आते आते पेशेंट को ओवरऑल 2 महीने लग जाते हैं। समटाइम्स व्हेन पेशेंट्स कम फ्रॉम आउटसाइड, जब मेरे पास पेशेंट आउटसाइड जयपुर से आता है या आउटसाइड इंडिया से आता है तो फिर मैं उनका साइकिल 1 ही महीने में ख़त्म कर देती हूँ। उसमें जनरली हम पेशेंट को फ्रेश ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब सेम मंथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आज से किसी पेशेंट का आईवीएफ साइकिल स्टार्ट किया, पीरियड के 12th 13th डे मैंने उसके एग्स निकाले, जो एम्ब्रियोज बनाए वो मैंने 5 दिन बाद उसके गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसको हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। ऑल्दो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के रिजल्ट्स थोड़े से फ्रोजन ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र से कम हैं, बट कुछ केसेस में फ्रेश ट्रांसफ़र्स के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। जनरली अगर मैं पेशेंट को फ्रेश ट्रांसफ़र्स करती हूँ तो मैं पेशेंट्स में मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मिनिमम स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स में पेशेंट का जो हार्मोनल स्टेटस है वो ऐसा रहता है कि जिसमें पेशेंट कंसीव कर सकें। जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं उनमें हम कन्वेंशनल स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स करते हैं, मतलब बहुत सारे हाई डोज में इंजेक्शंस 10 to 15 डेज देते हैं ताकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एग्स मिल सकें, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज मिल सकें और उससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एफर्ट्स कर सकें। बहुत सारे पेशेंट्स जिनके एम्ब्रियोज ज़्यादा होते हैं, अगर फर्स्ट साइकिल में कंसीव हो जाते हैं तो उनके रिमेनिंग एम्ब्रियोज जो हैं वो उनको सेकेंड टाइम कंसीव होने में काम आ जाते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई आईवीएफ में कहीं जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो ये मान लीजिए 2 महीने लगते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, बहुत सारे पेशेंट जो बाहर से आने वाले हैं वे सोचते हैं कि 2 महीने तो हम कैसे स्पेयर करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट का जब हम एग कलेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट को 15 दिन यहाँ जयपुर में रुकना होता है। उसके बाद पेशेंट को हम सीधा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पर बुला लेते हैं, मतलब पेशेंट्स को दवाइयाँ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के हिसाब से दे देते हैं, जो कि पेशेंट जिस भी स्टेट का होता है या आउटसाइड इंडिया का होता है वहाँ पे खाता रहता है और वहीं पर ही सोनोग्राफी कराकर मुझे वो रिपोर्ट सेंड कर देते हैं। रिपोर्ट्स अगर अप्रोप्रिएट होती हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए फ़िट होती हैं, तो फिर हम उस मंथ में पेशेंट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब पेशेंट ट्रांसफ़र के लिए आता है तो आप ऐसा मान लीजिए पेशेंट यहाँ 2 to 3 डेज़ रुकता है और उसके बाद चला जाता है। तो ओवरऑल पेशेंट का स्टे जो है वो 15 दिन का इनिशियली हुआ। उसके अलावा पेशेंट जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए आया उस टाइम पे 2-3 दिन का हुआ। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को 2 महीने यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ, ओवरऑल प्रोसीजर में टेक 2 months, बट पेशेंट को यहाँ 2 महीने रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। आईवीएफ में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिससे पेशेंट अगर घर चला जाएगा या ट्रैवल कर लेगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा या उसका बच्चा जो इम्प्लांट होना था वो इम्प्लांट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को टाइम लिमिट के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब इनफर्टिलिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। जो मैंने आपको बताया टाइमलाइन, ये सिर्फ एकदम सिंपल ईजी केसेस के लिए टाइमलाइन होती है। डिफ़िकल्ट केसेस एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस और पुअर ओवेरियन रिजर्व, उसके अलावा पीसीओडी पेशेंट्स और कभी कभी थिन एंडोमेट्रियम, ये वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। एंडोमेट्रियल पॉलिप जो कि कॉमन प्रॉब्लम है, जब आईवीएफ स्टार्ट करते हैं तो आईवीएफ के इंजेक्शंस लगाते लगाते पेशेंट को एंडोमेट्रियम में पॉलिप या गांठ बन जाती है और उसके बाद फिर पेशेंट जब पिकअप करवा लेता है तो पेशेंट का पॉलिपेक्टमी होता है। उसके बाद उसके अगले महीने पेशेंट को यूट्रस प्रिपेयर करा जाता है और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उस केस में पेशेंट को 3 महीने भी लग जाते हैं और एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस के पेशेंट्स में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर पेशेंट को मायोवेक्टमी करना पड़ गया तो पेशेंट को 3 महीने पे वेट करना पड़ जाता है। तो अलग अलग पेशेंट्स को अलग अलग टाइम लगने की संभावना है, जिसका कि डिस्कशन जब पेशेंट हमारे पास आता है तभी हो सकता है। टेलीफोनिकली या ऑनलाइन ऐसा डिस्कशन पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि सोनोग्राफी जब भी हम पेशेंट का आईवीएफ स्टार्ट करते हैं तो हम खुद करना हम प्रेफर करते हैं, नॉट बाय एनीबडी एल्स। थैंक यू।